बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं उसे इसी तरह घसीटता हुआ बरसाती तक लाया। पुख्ता फर्श की तेज रगड़ ने इसके पेट और सीने पर यकीनन खराशें डाल दी होंगी, क्योंकि चंद फुट के बाद ही फर्श पर खून की घिसटी हुई लकीरें नजर आ रही थीं। इसे पलटकर सीधा होने का मौका दिए बगैर मैंने इसकी कमर पर सवार होकर इसकी टांगें पूरी कुव्वत के साथ ऊपर उठानी शुरू कर दी। अजियत से इसकी चीखें निकली तो मैंने हड़बड़ाकर उसकी टांगें छोड़ दी। शोर की आवाज मोतीलाल के कानों तक पहुंच जाती तो हमारे लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। सनरूफ के शीशे गर्दो गुबार और बरसाती पानी की रोकथाम के लिए इतनी महारत के साथ सील किए जाते हैं कि इस रास्ते से रामचंद्र की आवाज कमरे तक नहीं पहुंच सकती थी। कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से इधर से भी आवाज का सही अंदाजा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हर एहतियात जरूरी थी। इसकी टांगे छोड़कर मैं उसकी पुश्त से उतरे बगैर इसकी खोपड़ी की तरफ घूमा तो मेरा दौराने खून मेरी कनपटियों पर ठोकरें मार रहा था। मेरे नीचे दबा हुआ शख्स एक सफारती अहलकार नहीं, दरिंदा सिर्फ सीक्रेट एजेंट था। दूसरों की जिंदगियों के चिराग गुल करके अपने लिए कामयाबी कमाने वाले इन एजेंटों को अपने मतवक्को अंजाम का अच्छी तरह इल्म होता है, जिसे वो मसरूफियात या फिर जिंदगी की रंगीनियों में गिर कर भूले रहते हैं। हरीफ के मुकाबले में अपना मकसद हासिल करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता होता है, दुश्मन को खत्म करके सुरखरुई हासिल करें या बेखौफी से मौत को गले लगा लें। इस वक्त रामचंद्र ने अंदाजा लगा लिया था कि वो अचानक ही अपने किसी अजनबी दुश्मन की भयानक गिरफ्त में आ चुका था। वो मेरी दस्तरस से बचने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, मगर मैं इस दरिंदे को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इसके बाल पूरी कुव्वत से मुट्ठी में जकड़े और फिर इसके चेहरे को फर्श पर दे मारा। इसके हलक से एक घुटी घुटी चीख निकली और फर्श पर खून फैलना शुरू हो गया। शायद फर्श से टकराने के नतीजे में इसकी पेशानी, नाक की हड्डी या ताना लहूलुहान हो चुका था। वो वहशत के आलम में हाथ पैर चलाने लगा। मैंने बाल जकड़े जकड़े दोबारा इसका सर ऊपर उठाकर चेहरा फर्श पर दे मारा और जुनून के आलम में बार बार इसी हरकत का अदा करता चला गया। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार इसका सर फर्श से टकराया। मुझे इस वक्त होश आया जब मैंने यक बेयक महसूस किया कि इसकी सारी मुज़ाहमत दम तोड़ चुकी थी। फर्श का एक बड़ा हिस्सा ताज़ा खून में डूबा हुआ था और वो किसी बेजान पुतले की तरह मेरे नीचे दबा हुआ था। मैं इसके बाल छोड़कर नीचे उतर आया। रामचंद्र की यादगार मरम्मत का वो अमल इतनी आसानी से ज़हूर पजीर हुआ था कि मेरा लिबास शिकन आलूद हुआ था, ना बदन पर खून की कोई नापाक छींट आई थी। मुझे मुकम्मल इत्मीनान था वो काफी देर तक होश में नहीं आ सकेगा। मैं इसका जायजा लिए बगैर जीनों की तरफ बढ़ गया। अव्वल खान जीनों के इख्तिताम पर सख्त बेचैनी के आलम में मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी झलक देखते ही वो दबी दबी मुतवहश आवाज में गुर्राया, कहाँ रह गए थे? मैं ये चीखें कहाँ से बुलंद हो रही थी? आखिरी राउंड के लिए मैदान साफ कर रहा था, मैंने जवाब दिया तो मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी लग रही थी। ऊपर रामचंद्र सनरूफ से तमाशा देख रहा था। अब वो कई घंटों के लिए बेहोश हो चुका है। तुम मोतीलाल के कमरे के दरवाजे पर पोजीशन ले लो, मैं सनरूफ से इसे ललकारता हूँ। इस वक्त तुम पर दरिंदगी सवार है। अव्वल खान गौर से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, थोड़ी देर के लिए तुम यहाँ रुको, मैं ऊपर का जायजा लेकर आता हूँ ताकि पूरी सूरत हाल समझ सकूं। पता नहीं तुम ऊपर क्या गुल खिलाकर आए हो। ऊपर गुल नहीं बुलबुल है, 100% बेहोश और जख्मी। मैं कोशिश के बावजूद अपनी आवाज में नरमी पैदा करने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त तुम पागल हो रहे हो, मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकता। वो मुझे एक तरफ धकेल कर तेजी से जीने चढ़ता चला गया। बेपरवाही से जीने की खूबसूरत चौबी रेलिंग का सहारा लेकर सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। चंद मिनट बाद अव्वल खान नीचे आया तो बुखलाया हुआ था। जिसे तुम बेहोश समझ रहे हो वो मर चुका है। इसके चेहरे और पेशानी की सारी हड्डियां चकनाचूर होकर खून में लिथड़ी हुई हैं। वो बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त होकर रह गया है। मर गया तो अच्छा ही हुआ, मेरा इसे खत्म करने का इरादा नहीं था, मैंने कहा। सनरूफ के नीचे वीरा एक नीम मदहोश मर्द के साथ। अव्वल खान ने मुझे अपने मुशाहदे से आगाह करना चाहा, लेकिन मैंने इंतहाई तलखी से इसकी बात काट दी। शीशों से मैं भी अंदर झांक सकता था, मगर मैंने इसकी जरूरत नहीं
नहीं समझी। मुझे अंदाजा है कि तुमने बंद कमरे में क्या देखा होगा। रामचंद भी पूरे इन्हमाक से वही सब देख रहा था कि मैंने खामोशी से इसे दबोच लिया। इसका असर तुम देख ही चुके हो। अव्वल खान ने मेरे दोनों शाने थाम कर मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला और सरगोशियाना गुराहट में बोला, होश में आओ, तुम गलत समझ रहे हो। कमरे में वीरा मगलूब नहीं गालिब है। वो दोनों शराब पी रहे हैं। मर्द नशे में बहका हुआ मालूम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि वही मोतीलाल है। मैं एक जर्जरी लेकर रह गया। अव्वल खान ने पूरी सिचुएशन की वजाहत करके मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। इसमें खूबी यही थी कि वो इशारा पाकर बात की तह तक पहुंच जाता था। वीरा कोई पारसा औरत नहीं थी, लेकिन वो जो कुछ करती थी सोच समझ कर और अपनी मर्जी से करती थी। मेरे लिए ये तस्वर ही सुहाने रूह था कि वो मोतीलाल के चुंगल में फंस कर उसके जबर का निशाना बन गई थी। शायद मेरे लाशौर के किसी गोशे में उभरने वाली इसी खौफ ने आर्जी तौर पर मेरा जहन मौफ करके रख दिया था। वो मोतीलाल है और अब अकेला रह गया है। तुम दरवाजे के सामने जम जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। अव्वल खान ने अपना सर झटक कर मेरे शाने छोड़ दिए और मैं जीनों पर दौड़ता चला गया। जहन पर छाई हुई धुंध साफ होने के बाद सानरूप से कमरे का जायजा लेने में कोई अमर माने नहीं था। मैंने खासी बेएहतियाती बल्कि डटाई से सनरूफ के एक शीशे से अंदर झांका तो नीचे मुझे एक वसी और आरास्ता ख्वाब का नजर आई। पूरे मकान के मुकाबले में वो कमरा बहुत साफ सुथरा और पुरतायश नजर आ रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे पूरे घर में सिर्फ इसी एक कमरे की बकायदा सफाई और देखभाल होती हो। मुसहरी का बिस्तर शिकन आलूद था। एक गोशे में शीशे की गोल मेज के गिर्द 4 मुनक्कश और गदीली कुर्सियां पड़ी हुई थी। इनमें से एक पर वीरा अपने मुकम्मल बहरूप समेत मौजूद थी। दूसरी पर गंदमी जिल्द वाला एक दराज कामती शख्स नीम दराज था। इसके हाथ में जाम था और नजरें वालहाना अंदाज में वीरा के चेहरे पर मरकूज थी। लम्हा भर के लिए वीरा के लबों में जुम्बश नजर आई, फिर शायद वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन कमरे की कोई भी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच सकी। अगर सनरूफ के शीशों की तनसीब में जरा भी नक्श होता तो न सिर्फ अंदर की सब आवाजें मुझे सुनाई देती बल्कि रामचंद की चीखें भी अंदर सुनी जा सकती थी। सनरूफ के शीशों को बेअसर बनाने के लिए अंदर की चारों सिमतों में गहरे नीले रंग के दबीज पर्दे नजर आ रहे थे जो इस वक्त गोशों में सिमटे हुए थे। हर कोने में पर्दों को सरकाने के लिए सुनहरे रंग की मोटी मोटी और मज़य्यन डोरियां झूल रही थी। इन डोरियों की मदद से कमरे के फर्श पर खड़े खड़े सनरूफ के दबीज पर्दों को आसानी से खोला और बंद किया जा सकता था। शीशे की गोल मेज पर वीरा के सामने भी हिस्की का गिलास नजर आ रहा था। इसके इत्मीनान को देखते हुए यूं महसूस हो रहा था जैसे वो वहां से वापसी का इरादा न रखती हो। चंद लम्हों के लिए मैं सोच में पड़ गया। वीरा अपने शिकार तक पहुंच चुकी थी और इस पर हावी नजर आ रही थी। वो जब चाहती इसे भीमगन की ज़ात पर लेकर वहां से रवाना हो सकती थी। फिर इसे किसका इंतजार था। मैंने पिस्तौल निकाल कर उसकी नाल का रुख दराज कामती शख्स की करीबी दीवार की तरफ किया और सनरूफ के शीशे पर फायर कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि खुली छत पर होने वाले फायर का धमाका सुनकर कोई भी शख्स सिमत या मुकाम का तयन करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। पुरशोर बारूदी धमाके के साथ ही शीशा टूटने का छन्नाका हुआ और गोली मेरे लिए हुए निशाने के मुताबिक दीवार में पेवस्त हो गई। फायर की आवाज सुनते ही मोतीलाल का नशा हरण हो गया और वो अरे बाप रे कहकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। शीशा टूट जाने की वजह से इस बार मैंने अंदर की आवाजें वाज़े तौर पर सुनी थी। मोतीलाल के आवाज इतने मुख्तल थे कि वो कुछ समझ ही नहीं सका कि फायर कहां से हुआ था, मगर वीरा ने शीशा टूटने की आवाज सुनते ही सनरूफ की तरफ देखा और इसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। मैंने पिस्तौल की धुआं उगलती हुई नाल को जुम्बश देकर उसके लिए खैर सगाली का इजहार किया। फिर भारी आवाज में कहा, शायरी या बदमाशी दिखाने की जरूरत नहीं। पूरा मकान पुलिस के घेरे में लिया हुआ है। दोनों खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल आओ। मोतीलाल ने हैरत से सर उठाकर सनरूफ की तरफ देखा और हकलाते हुए बोला, हम शरीफ आदमी हैं, पुलिस को हमारे घर में चोरों की तरह घुसने की क्या जरूरत पेश आ गई। तुम बाहर आओ फिर सब कुछ बता दिया जाएगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं किसी बावर्दी पुलिस अफसर को देखे बगैर बाहर नहीं आऊंगा। मोतीलाल के खोए हुए औसान तेजी से बहाल होते जा रहे थे। तुम तो सूरत से ही अव्वल दर्जे के चोर मालूम होते हो। मोती डार्लिंग, इसकी बात मान लो। वीरा ने संजीदगी से इसे मशवरा दिया, ये दूसरा फायर भी कर सकता है। हम इसके मुकाबले में खराब पोजीशन में हैं। तुम्हारे आदमी भी न जाने कहाँ गायब हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से बुलेट है, इसे तोड़ने में इन्हें दांतों पसीना आ जाएगा। ये हरामजादा मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। ये कहते ही इसने अचानक दौड़ लगा दी और वो इसी
दीवार की तरफ दौड़ा था जिस पर मैंने पोजीशन ली हुई थी। यूं वो चश्मे ज़दन में मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं छत पर उभरी हुई सनरूफ का चक्कर काटकर मुखालिफ सेमत में पहुंचा तो इस वक्त तक वीरा इस पर हमला आवर हो चुकी थी और बाएं हाथ से इसका गिरेबान थाम कर पेचीदा गालियों के साथ इसके चेहरे पर मुक्के बरसा रही थी। मोतीलाल बस चंद सानियों तक हैरत और सख्ते के आलम में इसके हाथों पिटता रहा। फिर इसने अचानक ही नीचे झुककर वीरा को अपने दोनों हाथों पर उठाकर दूर उछाल दिया। मोतीलाल की इस चाबुक दस्ती ने मुझे हैरान कर दिया। वीरा को भी अपने इस अंजाम की तवक्को नहीं थी। वो बुलंदी से मुसहरी के करीब कालीन पर गिरी तो इसके हलक से एक बेसाख्ता सुरीली चीख आजाद हो गई। इसी के साथ शायद अव्वल खान ने कमरे के दरवाजे पर तबा आजमाई शुरू कर दी। मुझे शुबा था कि तुम कोई आवारा कुतिया हो, मोतीलाल जहरीली आवाज में फुंकारा। मैंने इसीलिए खुद आने की बजाय रामचंद को भेजा था। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं लौट सकोगे। वीरा तड़प कर कालीन से उठी तो इसका हाथ अपने बाएं पहलू पर था। शायद वो भीमगन निकालने का इरादा कर ही रही थी, मगर इससे पहले ही मोतीलाल अपनी किसी जेब से रिवॉल्वर निकालकर वीरा को इसकी जद पर ले चुका था। हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं बेरहमी से तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, वो गुर्राया। इसकी हालत देखकर मुझे शुबा हुआ किसी भी लम्हे वीरा पर फायर कर देगा। इस वक्त उसकी पूरी तवज्जो वीरा पर मरकूज थी। मैंने इसके रिवॉल्वर वाले हाथ का निशाना लेकर दूसरा फायर कर दिया। गोली इसकी कलाई में उतर गई। वो खड़े खड़े अपनी जगह पर नाच कर रह गया। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकल चुका था। वीरा ने सूरत से भीमगन निकाली और तहकमाना लहजे में बोली, दरवाजे के बुलेट गिरा दो वरना तुम्हारा भी वही अशर होगा जो राजर का हुआ था। राजर? मोतीलाल का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया। तुम कौन हो? बूझ सकते हो तो बूझ लो। मैं कोई पहेली नहीं हूँ, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। नहीं नहीं, तुम वीरा नहीं हो सकती। वो वीरा को घूरते हुए हज़ियानी लहजे में बोला, सब कुछ बदला जा सकता है मगर आंखों का रंग नहीं बदला जा सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं जो भी हूँ इस वक्त तुम्हारी मौत के रूप में तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। दरवाजा खोलो वरना मैं अभी तुम्हारी टांगों को जलाकर राख कर दूंगी, वीरा सफाकाना लहजे में बोली। मोतीलाल की आंखों में खौफ की परछाइयां लरजने लगी। वो मुतज़ब्ज़ब नजर आ रहा था। दूसरी तरफ अव्वल खान ने शायद दरवाजा उखाड़ फेंकने के लिए इस पर शानने से जोरदार ज़रबें लगानी शुरू कर दी थी। दरवाजा खोलो, वीरा ने डपट कर कहा और एक दीवार गिर दाती का फानूस का निशाना लेकर एक लहजे के लिए भीमगन चला दी। भीमगन के पतले से नोजल से मौत की नीलगुं शुआओं की एक बारीक दार फानूस की तरफ लपकी और वो पिघल कर पुरशोर आवाज से जमीन पर आ रहा। शुआओं की ज़द में आने वाला हिस्सा पिघल कर पल भर में कट गया था। फानूस के बाकी हिस्से बदस्तूर पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे थे। मोतीलाल किसी रोबोट की तरह हरकत में आया और इसने यके बाद दीगरे दरवाजे के निचले और ऊपरी बुलेट खोल दिए। अव्वल खान को अंदर होने वाली कार्रवाइयों का कोई इल्म नहीं था। जिस वक्त मोतीलाल ने दूसरा बुलेट सरकाया, इसी लम्हे अव्वल खान ने बाहर से दरवाजे पर जोरदार ज़रब लगाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वजनी पार्ट ने मोतीलाल को दूर उछाल फेंका और अव्वल खान भी खुले हुए दरवाजे में से उड़ता हुआ कमरे के वस्त में आ गिरा। इन दोनों को ऐसी ज़रबात आई कि इनमें से कोई भी फौरन नहीं उठ सका। वीरा ने अपनी पोजीशन तब्दील करके मोतीलाल को भीमगन की जद से नहीं निकलने दिया था। मेरी छत पर मौजूदगी की जरूरत बाकी नहीं रही थी। मैंने जीनों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं इस कमरे में पहुंचा तो बसात सिमट चुकी थी। मोतीलाल कालीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था। शायद इन दोनों में से किसी ने इसे बेहोश कर दिया था। फाटक खोलकर मेरे आदमियों को गाड़ी समेत अंदर बुला लो, अव्वल खान ने मुझे हदायत दी। क्या इसे लाद कर ले जाने का इरादा है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, इसकी धुलाई होनी जरूरी है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ट्रांसमीटर के जरिए किन अफराद को हदायत देता रहता है। सांप के साथ संपोलियों का भी सफाया हो जाए तो बेहतर रहेगा। और झाड़ियों वाले का क्या किया जाए? मैंने बहस किए बगैर अगला सवाल किया। इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इस वाक़े की तशहीर वही करेगा। मोतीलाल के अलावा यहाँ मजीद 2 आदमी हैं। वीरा ने अपनी दानिश में इंकशाफ किया। अगर एक झाड़ियों में पड़ा हुआ है तो तीसरा कहीं न कहीं छुपा हुआ होगा। वो छत पर इत्मीनान से सो रहा है, इसे कोई नहीं जगा सकेगा। मैंने कहा। शुरू ही से मेरा सारा प्रोग्राम गड़बड़ होता रहा। वीरा मुदाफाना लहजे में बोली। पहले मैं प्रताप के साथ आने वाले रामचंद को
मोतीलाल समझ बैठी। मोतीलाल ने इसे पैगाम देकर भेजा था, लेकिन मेरी बेतकल्फी देखकर वो भी चुप साध गया। प्रताप के उतरने के बाद ही ये बातें बाद में होती रहेंगी। अव्वल खान ने इसकी बात काट दी। यहाँ 2 फायर हो चुके हैं, हमें ज्यादा देर तक यहाँ रुके रहे तो पुलिस भी आ सकती है। ये मामला बाला ही बाला निमट जाए तो बेहतर है। वो मेरे लिए भी इशारा था। मैं फौरन ही इस पुरशकू ख्वाबगाह से निकल गया जहाँ मोतीलाल ने वीरा के साथ कैफो सुरूर की कोई यादगार महफिल सजाने का मंसूबा बनाया था। अव्वल खान के दोनों आदमियों की निगाहें इसी मकान पर जमी हुई थी। मैंने जैली खिड़की खोलकर बाहर निकले बगैर इन्हें आने का इशारा किया और चंद ही सानियों में गाड़ी फाटक पर आ गई। मैंने फाटक खोलकर इन्हें गाड़ी अंदर लाने का रास्ता दिया और दोबारा फाटक बंद कर दिया। मैं बुलेट लगाकर पलटा तो अव्वल खान बेहोश मोतीलाल को अपने कंधे पर लादे बाहर आ चुका था। वीरा इसके पीछे चली आ रही थी। मुझे इस बात पर बहुत खुशी थी कि हम एक तवील अरसे बाद भारतीय सीक्रेट सर्विस के एक इंतहाई अहम आदमी को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे। मैंने इन लोगों का हाथ बटाते हुए मोतीलाल पर तशद्दुद के मुख्तलिफ मराहल का मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी। मेरा अंदाजा था कि वो ज्यादा देर तक अपनी जुबान बंद रखने में कामयाब नहीं हो सकता था। इससे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में भारतीयों के लिए तकरीबी जाल को इस हद तक तबाह किया जा सकता था कि वो इस खित्ते में बरसों तक दोबारा नहीं पनप सकते थे। अव्वल खान ने मोतीलाल को अपनी कार की डिग्गी में मुकफ्फल कर दिया तो वीरा ने झाड़ियों वाले शख्स को देखने की फरमाइश कर दी। इस मकान से रवाना होने से पहले वो यकीन कर लेना चाहती थी कि वो कोई नया आदमी नहीं था। अव्वल खान के एमा पर मैं इसे इन झाड़ियों तक ले गया तो वीरा दूर ही से इसका चेहरा देखकर मुतमिन हो गई। यही हरामजादा मोतीलाल का खास खिदमतगार है। रामचंद ने मुझे बताया था कि भारतीय कौंसल खाने के चक्कर काटने वाली खूबरू लड़कियों को शंकर ही वर्गला कर मोतीलाल तक पहुंचाता है। रामचंद से तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई? मैंने खुश्क लहजे में पूछा। रास्ते में बताऊंगी, यहाँ वक्त जाया न करो, वीरा हंस के बोली। अव्वल खान गाड़ी का इंजन स्टार्ट किए बगैर वापसी का मुंतजर था। इसका एक आदमी पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ था, दूसरा फाटक के पास खड़ा हुआ था। वीरा अगली सीट पर बैठ गई। मैंने अकबी नशिस्त संभाल ली। फाटक खोला गया और गाड़ी रेंगती हुई बाहर निकल गई। STF के दूसरा आदमी फाटक बंद करके जैली खिड़की से बाहर आकर पीछे ही बैठ गया। इस वक्त तक हमारे कुर्बो जवार में कोई ऐसा मुतनफ़्फ़िस नजर नहीं आ रहा था जो खास तौर पर हमारी तरफ मतवज्जो हो। 2 गलियों से निकलने के बाद STF वालों की वो गाड़ी भी नजर आ गई जिसमें तीसरा आदमी प्रताप अधिकारी के बेहोश वजूद के साथ अपने साथियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। अव्वल खान ने खामोशी के साथ दोनों आदमियों को वहां उतारा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या प्रताप अधिकारी को कहीं और ले जाया जा रहा है? मैंने पूछा। प्रताप अधिकारी वो कहाँ है? अव्वल खान के जवाब देने से पहले वीरा मुतहय्यराना अंदाज में बोल पड़ी। इसे एहतियात से दूसरी कार की डिग्गी में रखा हुआ है। मैंने शोखी से कहा, आज हम अमली तौर पर तुम्हारा फैलाया हुआ गंद ही समेटते फिर रहे हैं। पहले प्रताप को उठाना पड़ा, शंकर को बेहोश करना पड़ा। रामचंद मजाक ही मजाक में मारा गया और अब मोतीलाल हमारे साथ है। नामों से सब ही हिंदू मालूम होते हैं। वीरा बुरा माने बगैर बोली। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे ही हिंदू इनके हम ख्याल हों, लेकिन ये बात हैरतनाक है कि मोतीलाल के सारे करीबी साथी इसके हम मजहब हैं। इसने मुकामी गद्दारों में से किसी को अपने इत्मीनान के काबिल नहीं समझा। ये सोचने वाली बात है, लेकिन इस वक्त हम सोच विचार में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने कहा, तुम प्रताप के उतर जाने के बाद की कहानी सुना रही थी। हाँ, प्रताप के उतरने के बाद जब मैंने बेतकल्लफाना बातों का सिलसिला शुरू किया तो रामचंद की गुफ्तगू में मोतीलाल वाली रवानी और बेसाख्तगी नहीं थी। वो पिछले बयान का तसलसल जारी रखते हुए बोली। वो छेड़छाड़ तक से घबरा रहा था। आखिर इससे रहा न गया और इसने क्लिफ्टन का पुल अबूर करते हुए एतराफ कर लिया कि वो मोतीलाल नहीं है। इसे हैरत थी कि मैं धोखा कैसे खा गई। मोतीलाल ने इसे बता दिया था कि वो जिस लड़की को लाएगा वो एक कॉकटेल पार्टी में इसकी दोस्त बनी थी। मैंने कह दिया कि मैं अनजान बनकर इसे आजमा रही थी। वो एक शरीफ आदमी है और मुझे इससे दोस्ती करके खुशी होगी। इस पर उसने मुझे मोतीलाल और शंकर के बारे में बहुत सी जाती बातें बताई और मुझसे वादा लिया कि मैं मोतीलाल से इसकी शिकायत नहीं करूंगी। अगर मुझे इब्तदा ही में रामचंद पर शुबा न हो गया होता तो आज मैं बुरी तरह मार खा जाती और मोतीलाल के धोखे में इसी को रास्ते से अगवा करके कुरंगी ले जाती। मुझे हर कीमत पर मोतीलाल पर हाथ डालना था, इसलिए मैं मोतीलाल के घर पहुंचने तक रामचंद की मर्जी के मुताबिक अमल करती रही और नतीजा तुम्हारे सामने है। ये तुम्हारी कोशिशों का नतीजा नहीं है।
मैंने सर्द मोहरी से कहा, तुम मोतीलाल तक पहुंच जाने के बाद भी इतने इत्मीनान से इसकी ख्वाबगाह में बैठी हुई थी जैसे रात वहीं गुजारने का इरादा है। होश में रहकर बात करो। मेरी बात पर वो एकदम भड़क गई। अपनी मसलहतों को मैं खूब समझ रही थी। मैं गलत वक्त और मौका पर कोई कदम उठाती तो वहीं मार दी जाती। इस घर में कदम रखते ही मुझे इल्म हो गया था कि वहाँ मैं 3 मर्दों के मुकाबले में अकेली हूँ। तुम कहाँ हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो, इस बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं मोतीलाल को नशे में धुत करने के बाद इसके दोनों आदमी का सफाया करने और फिर मोतीलाल को ले निकलने का मंसूबा बना रही थी। रामचंद किसी गोशे में आसानी से मेरे दाम में आ जाता। इससे निबटने के बाद शंकर से दूब-दूब लड़ना पड़ता तो इसे मार लेती। इसे क्या मार लेती, तुमसे तो मोतीलाल मदहोश को भी नहीं संभाला गया। मैंने इसे चिढ़ाने के लिए कहा, इसने तुम्हें किसी खिलौने की तरह दोनों हाथों में उठाकर उछाल दिया था। वो मेरा नहीं, गजाला के इन ढीले डाले कपड़ों का कसूर था। वो चिढ़कर बोली, मेरे बदन पर कोई ढंग का लिबास होता तो वो मुझे उठाने की बजाय मेरी टांगों के दरमियान से गुजरकर मुंह के बल दूर जा गिरा होता। यकीन न हो तो फैक्ट्री चलकर वीरा को पतलून पहनाकर मोतीलाल से लड़वा लेना। अव्वल खान इस बहस से महजूज होते हुए बोला, तो मुझे ध्यान आया कि गाड़ी में मेरे और वीरा के अलावा भी कोई मौजूद है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। मैंने अव्वल खान से एहतिजाज किया, तुम्हारे आदमी प्रताप अधिकारी को कहाँ ले गए हैं? कहीं भी नहीं। चंद लम्हों के लिए वीरा को भूलकर अपना सर पीछे घुमाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब नजर आ जाएगा। अव्वल खान भी अपनी महम की भरपूर कामयाबी पर खुशगवार मूड में था। मैंने इस्तरारी तौर पर गर्दन घुमाई तो STF वालों की गाड़ी हमारे पीछे चली आ रही थी। अव्वल खान ने अकबनुमा आईने में मेरी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा। इस महम के सारे मराहल इतनी तेजी से अमल में आते चले गए थे कि हमने 5 बजने से पहले वापसी का सफर शुरू कर दिया था। दोनों गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। इस वक्त तक सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ शुरू नहीं हुई थी और फिर क्लिफ्टन से गिजरी के रास्ते जहांगीर की फैक्ट्री तक का सफर ज्यादा तवील नहीं था, इसलिए हम थोड़ी ही देर में फैक्ट्री पहुंच गए थे। अव्वल खान की गाड़ी का हारन सुनकर गजाला, सुल्तान शाह और जहांगीर के साथ नीचे आ गई थी। दोनों गाड़ियों के अंदर पहुंचने के बाद फाटक बंद कर दिया गया। नफरी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए रेशम खान को मजबूत डोरी का लच्छा और दीगर जरूरी सामान लेने के लिए भेज दिया गया। इसकी जगह अव्वल खान का एक मुसल्ला आदमी बंद फाटक के करीब जमकर खड़ा हो गया। रेस्ट हाउस में रुके रहने वाले तीनों अफराद सब कुछ जान लेने के लिए बेचैन थे, लेकिन हमारे करीब मंडलाते हुए अव्वल खान के आदमियों की वजह से खुलकर सवालात नहीं कर पा रहे थे। पहले अव्वल खान की कार की डिग्गी खोलकर मोतीलाल को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया तो इन तीनों की आंखों में हैरत उमड़ आई और गजाला अपने तजस्सुस पर काबू न रखते हुए पूछ बैठी, ये कौन है? आज का अहम तरीन शिकार मोतीलाल। वीरा ने मानी खेज लहजे में कहा, तो क्या इसके अलावा भी कोई और पकड़ा गया है? गजाला ने वीरा के जवाब से एक और सवाल पैदा कर लिया। वो दूसरी गाड़ी में बंद है। वीरा ने दूसरी कार की तरफ इशारा करके कहा। अव्वल खान की हदायत पर मोतीलाल के दोनों हाथ पुश्त पर यकजा करके बांध दिए गए और मुंह में इतना कपड़ा ठोंस दिया गया कि वो होश में आने पर गैर जरूरी शोरगुल बर्पा न कर सके। अब इन कैदियों का ठिकाना बताओ, मैंने जहांगीर से कहा। यहाँ इनकी खातर मुदारत करनी होगी। फैक्ट्री में महफूज कमरों की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें अपने करीब रखना चाहो तो मेरे दफ्तर का बाथरूम भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 कैदियों के लिए वो काफी कुशादा है, जहांगीर ने पेशकश की। इसी असनाब में प्रताप अधिकारी को भी निकाल कर बांध दिया गया। जब अव्वल खान ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधने की हदायत की तो मैं चौंके बगैर न रह सका। मूजी को जिंदा रखना मोहलक भी साबित हो सकता है। मैंने इसका इरादा भांप कर धीमे लहजे में कहा, तुम ठीक समझे? अव्वल खान तारीफी मुस्कुराहट के साथ बोला। शंकर होश में आएगा तो मुबालगे के साथ दिलचस्प कहानी सुनाएगा। अगर हम इसे भी खत्म कर देते तो शायद ये किस्सा कई दिन बाद दबा रहता। मेरा ख्याल है कि शाह जमान खान के नाम की तख्ती वाला मकान मोतीलाल अयाशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके दफ्तर के साथी और अफसरान भी इस अड्डे के वजूद से बेखबर होंगे। शंकर की कहानी और फिर मोतीलाल और प्रताप अधिकारी के गायब होने की खबर इन लोगों के छक्के छुड़ा देगी। मैं इन लोगों को गुमराह करके मजीद उलझाने का इरादा रखता हूँ। अगर कल प्रताप यहाँ से रिहा होने के बाद तशद्दुद और खास रुख पर की जाने वाली बाज पुरस का इंकशाफ करे और अपने बड़ों को ये यकीन दिला दे कि मोतीलाल कुछ जुराइम पेशा लोगों के कब्जे में है जो अपने मुतालबात पूरे होने पर इसे आजाद भी कर सकते हैं, तो वो लोग मैदान में कूद पड़ेंगे। हो सकता है कि हमें मजीद कामयाबियां
खुशियां हासिल हो जाएं। शायद इसकी आंखों पर पट्टी इसी मकसद से बांधी गई है कि ये इस जगह की निशानदही कर सके, ना हम में से किसी का हुलिया बयान कर सके। जहांगीर ने किसी बूझ बुझक्कड़ की तरह कहा, तुम माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो। मैंने सुलग कर कहा, फौरन ही हर बात की जड़ों में बैठ जाते हो। तुम्हारी इस खुदादा सलाहियत पर मुझे अक्सर रश्क आता है। जहांगीर मुंह फुलाकर गजाला की तरफ चल दिया जो उलझी हुई डोरी के बल निकाल रही थी। मैंने प्रताप के बारे में अव्वल खान से मुत्तफिक न होने के बावजूद कोई तकरार नहीं की, क्योंकि मेरे लिए असल अहमियत मोतीलाल की थी। प्रताप का फैसला अव्वल खान की सबाबदीद पर छोड़कर मैं मोतीलाल के सिलसिले में अपनी मर्जी की बात मनवा सकता था। बाहमी मशवरों के बाद इन दोनों को फैक्ट्री के एक दूर अफ्तादा गोदाम में पहुंचा दिया गया, जहां एक गोशे में भांत भांत और रंग बिरंग कतरनों का अंबार लगा हुआ था। सबकी मुश्तरका राय थी कि इन दोनों पर तशद्दुद भी होना है, इसलिए इन्हें फाटक या सड़क के करीब रखना खतरनाक साबित हो सकता था। इस कमरे में पहुंचाने के बाद इन दोनों के पैर भी रस्सियों से जकड़ दिए गए और जामा तलाशी लेकर इनकी जेबों से माचिस वगैरह निकाल लिए गए, क्योंकि दोनों में से किसी की जेब में कोई अहम चीज मौजूद नहीं थी। शायद इसकी वजह ये रही हो कि वो दोनों ही दफ्तर से बाहर पकड़े गए थे। इन दोनों को कमरे में मुकफ्फल करके हम सब वापस लौट आए। अव्वल खान ने कैदियों की निगरानी के लिए STF के मजीद एक आदमी को रोककर बाकिया दो को वापस भेज दिया। रेशम खान ने अपना चौकीदारी का मनसब संभाल लिया और हम रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में आ बैठे। फुर्सत और बाहर के आदमियों से निजात मिलते ही चुभते हुए सवालात का सिलसिला चल पड़ा। सबीरा सारे वाकयात की चश्मदीद गवाह थी और इसके लिए तफसीलात के अहाते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इसे उम्दा चाय तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और अव्वल खान ने इनफरादी सवालात का सिलसिला रोककर पूरे वाकयात दोहराने शुरू कर दिए। जब वो मेरे हाथों रामचंद के कत्ल का वाकया बयान कर रहा था तो मैंने कई बार इसे आंखों ही आंखों में इशारा करके तफसील में जाने से रोकना चाहा, लेकिन वो अल्लाह का बंदा मेरी तरफ कोई ध्यान दिए बगैर मजे ले लेकर रामचंद का चेहरा मसक होने का वाकया बयान करता रहा। अव्वल खान के खामोश होते ही गजाला ने मुझ पर सवाल दाग दिया, माना कि रामचंद बहुत बदमाश और मोतीलाल का साथी था और इसका मर जाना ही बेहतर था, लेकिन इस पर इस कदर बेहिमाना तशद्दुद की क्या जरूरत थी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, मैंने हंस के कहा। इस वक्त अकल नहीं छठी इस काम करती है और जो दाव कारगर साबित हो वही इस लम्हे का बेहतरीन हथियार होता है। तौबा तौबा, जहांगीर प्रेरी लेकर बोला, वो किस कदर अजियत से मरा होगा। तुम इस वक्त मुसल्ला थे, अगर इसे खत्म करना ही मकसूद था तो इसके सर में गोली मार सकते थे या इसका गला घोंट सकते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसे तुम्हारी रिश्तेदारी निकल आएगी, मैंने जले कटे अंदाज में कहा, वरना मैं इसे बहुत आराम से हलाक करता। वो मोजी था और अजियत के साथ मारा गया, किस्सा खत्म हो गया। अब तुम लोग इस लकीर को पीट कर क्या हासिल करना चाह रहे हो? गालबन इबरत। आखिरकार सुल्तान शाह भी बोल पड़ा, अव्वल खान की कहानी के तसलसल से अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त तुम्हें शुबा हो चुका था कि वीरा मोतीलाल की ज्यादती का शिकार हो चुकी है और इस सदमे ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया था। तुम अपने आप में नहीं थे, इसलिए तुम दरिंदगी पर उतर आए। फर्ज कर लो ऐसा ही हुआ हो, तब भी हकायक में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा, सिर्फ इतना कि इससे तुम्हारी और वीरा की ज़हनी कुर्बत साबित होती है। जहांगीर बोला, ये बहुत पुरानी बात है, मेरी और इसकी गहरी दोस्ती से गजाला बखूबी वाकिफ है। तुम नए शोशे छोड़कर इसे मेरे खिलाफ उकसाने में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जवाब दिया, मैं किसी की बातों में नहीं आती। गजाला इस बहस का कोई असर लिए बगैर बोली, अगर तुमने वीरा का बदला लेने के लिए रामचंद के साथ वो सलूक किया था तो बात काबिल फहम हो जाती है। दोस्ती का हक अदा करने के लिए इंसान फरिश्ते से शैतान तक कुछ भी बन सकता है। मैंने इसकी बात काट दी, अगर इस तरह बात खत्म हो सकती है तो यही समझ लो। गजाला जवाब में कुछ और कहने वाली थी कि वीरा किचन से चाय की ट्राली समेत नमूदार होती हुई नजर आई और वो सिलसिला वहीं खत्म हो गया। हम सब को ये देखकर हैरत हुई कि वीरा किचन में गई तो गजाला के कमीज शलवार सूट में मलबूस थी, लेकिन वापसी पर पतलून और सूती जैकेट में मलबूस थी। मालूम होता है शवाद रीगल की बोतल की तरह तुम्हारे कपड़े भी पूरे असरार तौर पर किचन में पहुंच गए थे। जहांगीर इस पर फबती कसे बगैर न रह सका। गजाला के कपड़े आरामदेह जरूर हैं, मगर इनमें मैं खुद को सुस्त और ढीला महसूस कर रही थी। वीरा ने वजाहत पेश कर डाली, इन कपड़ों में औरत कुछ ज्यादा ही औरत होकर रह जाती है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।